जाति जनगणना की महत्ता की ज़रूरत इस बात में नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने यादव हैं और कितने कुर्मी हैं। मैं आपको पहले से बता सकता हूँ, किसी जातीय जनगणना के बगैर साधारण सर्वे के आधार पर मैं बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम उसका 1% इधर से उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए हमें जातीय जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के हर राजनेता के जेब में ये पर्ची पड़ी होती है, हर एक को पता है। जातीय जनगणना क्या करेगी? जातीय जनगणना आपको ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस ब्लॉक में किस जाति के लोगों की शैक्षणिक उपलब्धि कितनी है। कोयरी समझिए, आप समझिए धोबी समाज हुआ, या समझिए कोई एक अपर कास्ट में से किसी को भी ले लीजिए, इनमें से कितने लोगों के पास मैट्रिक की डिग्री है, कितने के पास ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। मैं बिहार का उदाहरण आपको बताता हूँ। बिहार का जातीय सर्वेक्षण जो हुआ परफेक्ट नहीं है, मैं कंचन जी की बात से सहमत हूँ कि और गहरा सर्वेक्षण होना चाहिए। लेकिन बिहार के जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों को मैंने देखना शुरू किया। तेलंगाना के अभी आंकड़े सार्वजनिक नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। बिहार को मैंने देखना शुरू किया कि एक जाति है वहाँ मुसहर, आप सब जानते होंगे, दलित में भी महादलित जाति है। मूसा के चूहे खाने से जिसका संबंध बताया जाता है वो है नहीं ज़्यादा, लेकिन मुसहर जाति है। और बिहार में अपर कास्ट है सब। तो मैंने देखा कि बिहार के शैक्षणिक आंकड़ों को देख के मैंने किया कि किस जाति में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी डिग्री है जिसके आधार पर उनको नौकरी मिल सकती है। साधारण बीए वाले को तो कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलिए कम से कम या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएससी हो या टेक्निकल डिग्री हो, ऐसी कोई डिग्रीज हो। तो वो डिग्री वाले लोग बिहार की किस जाति में सबसे ज़्यादा हैं? ब्राह्मण नहीं है वो जाति, वो कायस्थ है। कायस्थ में 1000 में से आपको, मतलब सॉरी 10,000 में से 1080 लोग आपको मिलते हैं जिनके पास वो डिग्री है जिसके आधार पे वो व्यक्ति जाके नौकरी ले सकता है। तो 10.8%। 10,000 में से 1080। मुसहर में कितने लोग हैं वो अनुमान लगा सकते हैं आप? 1। 10,000 में से 1। ये 2023 का आंकड़ा है, मैं आपको 18वीं सदी के भारत के बारे में नहीं बता रहा हूं। 2023 के जातिगत सर्वेक्षण का ये आंकड़ा है। 1 बनाम 1080, इतना अंतर है इस वक्त शैक्षणिक उपलब्धि में। इसलिए आपको जातीय सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना इस आंकड़े के लिए चाहिए। जातियों की संख्या क्या है ये किसी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, आपको दिमाग से बता देगा। हर एक को पता है, सिर्फ भारत सरकार को नहीं पता, बाकी सबको पता है एक संख्या। लेकिन किस जाति के कितने घर में पीने का पानी है, कहाँ बिजली का कनेक्शन है, कहाँ कंप्यूटर घर में है कि नहीं, कहाँ क्या ऑक्यूपेशन है। और ये सूचना केवल उत्तर प्रदेश के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश के जिले के लिए भी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर गांव में क्या है, मुझे ये सूचना चाहिए। ये सूचना केवल और केवल जातीय जनगणना से ही मिल सकती है। इसलिए एक्सरे शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये कोई वजन नापने की मशीन नहीं है, वेइंग मशीन नहीं है, एक्सरे है। ये आपको अंदर दिखाता है, एमआरआई है, अंदर की तस्वीर दिखाता है, इसलिए जरूरी है। और इसलिए केवल जातीय जनगणना 10 साल वाली जनगणना जो 2027 में हो जाएगी वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उससे ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कितनी कंपनियों के सीईओ की जाति क्या है। वो ये नहीं ये तो बता देगा कि कितने पोस्ट ग्रेजुएट किस जाति में है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट से आजकल क्या होता है? सवाल ये है कि बच्चा आईआईटी में गया कि आईटीआई में गया।
IIM में गया कि किसी पड़ोस वाली किसी मतलब 50,000 रुपये में डिग्री खरीदने वाली जगह पे गया। ये आपको कोई सेंसस नहीं बता पाएगा। इसके लिए आपको भारत सरकार का जो हायर एजुकेशन सर्वे होता है उसमें जाति का कॉलम डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस देश का जो है, जो कि कंपनियों की रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें ये कॉलम डालना पड़ेगा। देश का इकोनॉमिक सेंसस होता है जहां भूमि का आवंटन देखा जाता है, उसमें डालना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेंसस में डालना पड़ेगा। इसलिए जातीय जनगणना का अर्थ केवल ये नहीं है कि 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें जाति का एक फुल कॉलम डाल दिया जाए। वो जरूरी है लेकिन वो अपर्याप्त है। तो इसको अंग्रेजी में समझाता हूं मैं, सेंसस विद ए कैपिटल सी एंड सेंसस विद ए स्मॉल सी। सेंसस विद ए कैपिटल सी का मतलब है जो औपचारिक रूप से 10 साल बाद सेंसस ऑफ इंडिया होता है, जो 2027 में होने वाला है। सेंसस विद ए स्मॉल सी का मतलब है ऐसी कोई भी गिनती जिसमें पूरे की गिनती की जाए। जैसे इस कमरे में, हॉल में इस वक्त कितने लोग बैठे हैं, उसकी टोटल गिनती हो जाए तो उसे कोई भी स्टैटिस्टिशियन कहेगा हमने इस कमरे का सेंसस कर लिया। तो हमें सेंसस विद ए स्मॉल सी की जरूरत है। सेंसस विद ए कैपिटल सी की भी जरूरत है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जातीय जनगणना क्यों के सवाल पर एक मोटी समझ दोनों तरफ से बन गई है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ले दे के इन लोगों को, ओबीसी वालों को अपना आरक्षण बढ़वाना है, इसलिए हो रहा है। और जो समर्थन करने वाले हैं उनमें से भी काफी लोग कहते हैं कि देखिए ये होगा तो आरक्षण बढ़ जाएगा। सारी जातीय जनगणना की बहस केवल ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने तक सीमित हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जातीय जनगणना का अर्थ वो नहीं है, उसकी जरूरत केवल वहां तक सीमित नहीं है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ने की बात है, मैं उससे सहमत हूं। कई टेलीविजन डिबेट वगैरह पे मेरे से पूछा किसी ने कि देयर इज एन एप्रीहेंशन, इनफैक्ट राजदीप सरदेसाई ने पूछा, वैसे बहुत भले व्यक्ति हैं और सोचते हैं इन सवालों पे, तो उन्होंने कहा देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट इफ दिस हैपेंस देन ओबीसीज विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर रिजर्वेशन। मैंने कहा राजदीप सरदेसाई आप ऐसा सोचिए, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें लड़कियों के लिए 2 हॉस्टल हैं, लड़कियां हैं ज़्यादा, तो लड़कियां कहती हैं कि गिनती करो और कोई कहेगा कि इसमें खतरा है। खतरा यह है कि पता लग गया कितनी लड़कियां हैं तो वो 2 की बजाय ज़्यादा हॉस्टल की मांग करना शुरू कर देंगी। मैंने कहा राजदीप सरदेसाई आपको खतरनाक बात लगती है क्या? ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है या सामान्य बात है कि लड़कियां ज़्यादा होंगी तो लड़कियों के लिए ज़्यादा हॉस्टल बनाना पड़ेगा, है ना? तो मैंने कहा इसको आप एप्रीहेंशन शब्द के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, सामान्य चीज़ है, गिनती होगी तो ये सब होगा। लेकिन मेरे विचार से सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है। मेरे विचार से जातीय जनगणना का सबसे बड़ा महत्व, उसकी ज़रूरत इसलिए है कि भारत के विशेषाधिकारों की जो तस्वीर है वो इस देश के सामने आए। इस देश में तमाम तरह के आंकड़े हैं, गरीबी के बारे में आंकड़े हैं, पिछड़ेपन के आंकड़े हैं, लोगों के साथ अन्याय के आंकड़े हैं, लेकिन विशेषाधिकार का आंकड़ा कभी नहीं आता इस देश में। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है कि मेरे प्रिविलेज के बारे में किसी को पता ना लगे। सबसे बड़ा प्रिविलेज दुनिया का यही है। जब तक आप ये ना कहें कि साउथ अफ्रीका में 15% वाइट लोग वहां की 85% प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं, इसकी चर्चा ना करें। बेचारे ब्लैक लोगों की क्या अवस्था है पूरी चर्चा करें इस पे आप। बेचारे ब्लैक, बेचारे अनपढ़ ब्लैक, उनके साथ अन्याय, पिछड़े हुए हैं, उनको समर्थन दीजिए। लेकिन 15% लोगों के पास 85% प्रॉपर्टी है, इसका जिक्र मत कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है। सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि मेरी जेब में क्या है ये तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा और इस पे चर्चा नहीं होगी। मैं तय करूंगा किस पे चर्चा होगी। तुम्हारी बेचारगी पे चर्चा होगी, करेंगे। तुम्हारी कास्ट है, मेरी तो कास्ट नहीं है, तुम्हारी कास्ट है, तुम बेचारे हो, बैकवर्डनेस हम स्टडी करेंगे।
बैकवर्डनेस में नहीं चाहता। मैं इस देश के प्रिविलेजेस की पूरी तस्वीर जानना चाहता हूं। किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितने आईएएस ऑफिसर हैं, किसके पास कितनी कंपनियां हैं, किसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, किसके पास आईआईएम और आईआईटी की सीटें हैं। इस देश के जितने भी हैपनिंग सेक्टर हैं, जहां सब कुछ हो रहा है, वहां पे इस देश की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में किसके बच्चे पढ़ते हैं, मैं इसकी तस्वीर चाहता हूं। मैं अपनी बेचारगी की तस्वीर नहीं चाहता। बेचारगी मैं ढूंढ लूंगा अपनी खुद। बस मैं आपके पास क्या है मैं वो जानना चाहता हूं। और इस मायने में मैं राहुल गांधी को इस चीज के लिए श्रेय जरूर देता हूं, बाकी सब चीजों के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए श्रेय देता हूं कि राहुल गांधी ने यह सवाल पूछना शुरू किया है। इस देश के ज्यादातर ओबीसी दलित लीडर्स भी ये सवाल पूछने से कतराते हैं। वो कहते हैं नहीं हमारे को कुछ दो, मगर पलट के पूछना चाहिए ना तुम्हारे पास क्या है, क्यों है, बताओ। इसका तो पूरी तस्वीर आए इस देश के अंदर। कितने सीईओ हैं इस देश में, कहां से आते हैं इस देश के सीईओ, इस देश में कितने जज हैं, आपको पता है। आज की बात नहीं है, 25 साल पहले करिया मुंडा कमेटी थी, संसद की कमेटी ने कोर्ट को चिट्ठी लिखी, हाई कोर्ट्स को, कि बताइए आपके यहां किस जाति के लोग हैं। और हाई कोर्ट ने संसदीय समिति को जवाब देने से इनकार कर दिया, कहा कि तुम कौन होते हो पूछने वाला, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। यह मैं जानना चाहता हूं कितने हाई कोर्ट के जज हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, यह सवाल है। कैसे होगा इसके बारे में तो मैंने कहा ही। पहला कदम तो यह है कि सेंसस 2027 का जो है उसमें कोई छेड़खानी और उसमें कोई बदमाशी ना हो। और बदमाशी की शुरुआत हो चुकी है। ये जो अभी आया है, टेक्निकली सरकार कह सकती है कि अभी तो हाउस होल्ड लिस्टिंग हो रहा है, लेकिन हाउस होल्ड लिस्टिंग के आधार पर ही मेन सेंसस होता है। और अगर आपने हाउस होल्ड लिस्टिंग में ओबीसी के सवाल को गायब कर दिया है तो उससे संदेह बनता है कि मूल सेंसस में भी अब ये खेल होने वाला है। और तृणा विद्याथली की जो पुस्तक है वो यही बताती है कि एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म के थ्रू 2010-11 का जो सेंसस था उसको पूरे को डिरेल किया गया था। और ये जो हुआ ना कि साहब क्या करें, देश में लाखों जातियां हमें मिल गई, हम क्या करें, कैसे गिनें, ये सारा खेल ऐसे ही हुआ था। SC ST अदर्स, और अदर्स वालों को अपनी जाति बतानी होगी, फिर आपको लाखों जातियां मिल जाएंगी। और जब तक आप उसको SC ST OBC की एग्जिस्टिंग लिस्ट से फिल्टर नहीं करेंगे तब तक आप जातियों की गिनती कर ही नहीं सकते इस देश में। और ये सैबोटाज करने की परफेक्ट प्लान है इस वक्त। तो सैबोटाजिंग शुरू हो चुकी है। 2027 में ये ना हो, इसके लिए चौकीदारी करना पहला कदम है। दूसरा कदम है ये सुनिश्चित करना कि ये जो मामला केवल 2027 के सेंसस तक सीमित न रहे, इसमें इकोनॉमिक सेंसस भी हो, एग्रीकल्चर सेंसस भी हो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कंपनीज का भी हो, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आते हैं, MP MLA के ही नहीं, सरपंच पंच वाले भी जो आंकड़े आते हैं इस पे हो। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस हमें चाहिए। समय काफी हो गया है, साथ ही अधीर भी हो रहे हैं, इसलिए बस एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इससे निकलेगा क्या। जाति जनगणना से इससे निकलेगी नीति और इससे निकलेगी राजनीति। नीति क्या, इस देश की आरक्षण की जो नीति है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये बात सही है कि दोनों तरह के संशोधन, एक तो ये जो 50% की आर्टिफिशियल लिमिट लगाई गई है इसका कोई औचित्य नहीं, आज तक इसका कोई औचित्य नहीं दे पाया है, उसमें बदलाव की जरूरत है। ये कि आरक्षण की नीतियां केवल सरकारी सेक्टर तक सीमित रहें, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर एक राष्ट्रीय नीति है, अमेरिका के अंदर ये नीति, अमेरिका जैसे देश में, जो सोशलिस्ट देश नहीं है, सामाजिक न्याय का देश नहीं है, अमेरिका की हर कंपनी को हर साल डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे एम्प्लॉयज में कितने वाइट हैं, कितने हिस्पैनिक हैं, कितने ब्लैक हैं। हिंदुस्तान में क्यों नहीं करना भाई? तो एक तरफ वो होना चाहिए।
लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के भीतर न्याय की बात है वो आनी चाहिए। कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं बिना हिचक कहना चाहता हूं, ये ओबीसी नामक कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें ऐसी जातियां हैं जिनके पास जमीन है, लाठी भी है और आजकल डॉक्टर इंजीनियर भी है, और दूसरी ऐसी जातियां भी हैं जिन्होंने, जहां पूरे खानदान ने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है। इन दोनों जातियों को ओबीसी के अंदर रखना अन्यायपूर्ण है। ओबीसी का सब डिवीजन होना चाहिए, खासतौर पे जो लैंडेड जातियां हैं और जो नॉन लैंडेड कम्युनिटीज हैं। हालांकि आज कंचा इलैया भाई ने बहुत एक गहरी बात कही है कि लैंड और उसका संबंध टूट चुका है आजकल, लैंड ओनरशिप और उसका। तो मगर ओबीसी के अंदर अलग अलग तरह के समुदाय हैं, और इस देश का जो लोअर ओबीसी है, मैं दावे से कहता हूं, बिना सेंसस के कहता हूं, जिस दिन आपको इस देश के लोअर ओबीसी का आंकड़ा मिलेगा, उसकी अवस्था इस देश के दलितों के एक बड़े हिस्से से ज्यादा खराब है। लोअर ओबीसीज आर वर्स ऑफ देन दलित्स इन दिस कंट्री फॉर ए लार्ज नंबर्स। इस बात को छुपाया जा रहा है इस देश में, और अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है तो ये बदलना चाहिए। और मैं ये भी कहूं कि केवल और केवल इस देश का सामाजिक न्याय केवल आरक्षण तक सीमित हो जाए और आरक्षण केवल जाति के आधार पर सीमित हो जाए, ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है। दीर्घकाल में इस देश की सामाजिक न्याय की व्यवस्था विस्तृत होनी चाहिए, और मैं इस मायने में अरविंद तुमरे की कई बातों से सहमत हूं। हालांकि उनकी किताब के निष्कर्ष से मैं बिल्कुल असहमत हूं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं बहुत बुनियादी सवाल हैं आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, तो वो बहस शुरू होगी। अंतिम बात उससे जुड़ी हुई जो अरफा जी ने कही, राजनीति। आरक्षण जातिगत जनगणना से सबसे बड़ी चीज जो निकल सकती है वो है एक बेहतर सामाजिक न्याय की राजनीति। हम मुहावरे में एससी एसटी ओबीसी का नाम ले लेते हैं, आजकल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज बोल देते हैं। जमीन पे ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई यूनिटी नहीं है। आपने बताया, जो भी इस किस्सा बताया, देश भर में ये है। आप देखिए दलितों के विरुद्ध अत्याचार करने वाले उत्तर प्रदेश में कितने केसेस आते हैं और कौन जाति मिलती है, आपको पता लग जाएगा हकीकत जो है। आज अगर जातीय जनगणना इस देश की कुछ चंद जातियों के लिए कुछ ज्यादा चीजें हासिल करने का औजार भी बन सकती है, और जातीय जनगणना जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का औजार भी बन सकती है। हमें तय करना है कि क्या करेंगे। आज जो जातीय जनगणना के बारे में उत्साह है वो दोनों तरह का है, मगर मेरे लिए पहले के प्रति मेरे मन में कोई विशेष उत्साह नहीं है। चार चंद जातियों को अपना थोड़ा सा और शेयर मिल जाएगा, नहीं। अंततः हमारी राजनीति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना। तो जातीय जनगणना ऐसे कैसे हो जो कि जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का औजार बने, जाति व्यवस्था को मजबूत करने का औजार न बने। ये हमारी चुनौती है, और इसके लिए ये जो एससी एसटी ओबीसी को जोड़ना, जिसे मैं कहता हूँ भारत का जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसको जोड़ना आज सबसे बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती केवल सामाजिक न्याय के लिए नहीं है, वो चुनौती केवल कुछ चंद जातियों की, कुछ चंद पार्टियों को रोकने और बनाने के लिए नहीं है, वो चुनौती केवल बीजेपी को रोकने के लिए नहीं है। आज इस देश के गणराज्य को बचाने के लिए इस देश की जो रूलिंग क्लास है वो पूरी तरह असमर्थ हो गई है। इस देश की रूलिंग क्लास नहीं, क्लास कास्ट जो भी आप समझ लीजिए, इस देश का जो शासक वर्ग है उसने इस देश के गणराज्य को ध्वस्त करने के मंसूबों में शामिल हो चुका है, और इस देश को, इस गणराज्य को बचाने का काम आज वही करेंगे जो दलित, पिछड़े,
गरीब माने गए हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, वही इस देश को बचा सकता है। और उस बॉटम ऑफ द पिरामिड को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है जातीय जनगणना। वो एक शुरुआत है और मेरी उम्मीद है कि हम सब जातीय जनगणना के सवाल पे सोचेंगे, ताकि ये जाति व्यवस्था को तोड़ने का और भारत गणराज्य को बचाने का औजार बन सके। धन्यवाद।